हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है 1 out of 3 रिवर्स इन इबेरियन पेनिनसुला इज़ अफेक्टेड बाय सेलेनाइजेशन। तो पहले तो ये जानेंगे कि ये जो इबेरियन पेनिनसुला है वो कहाँ पर है, और सेलेनाइजेशन का सिंपल से मतलब है कि जो ये रिवर्स हैं, ये रिवर्स में जो पानी है उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। या 1 out of 3 का मतलब हुआ कि लगभग 33% जो रिवर्स हैं उनमें सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और ये देखने को मिल रहा है इबेरियन पेनिनसुला में। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। इस लेक्चर का PPT आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई ID सौरभ पांडे 009। तो आज हम जिस एरिया का डिस्कशन कर रहे हैं वो ये वाला एरिया है, जो कि अगेन पोर्टुगल और स्पेन ये दोनों मिलकर बनाते हैं, और ये यूरोप है। यूरोप कॉन्टिनेंट में ये एरिया लोकेटेड है, और इस एरिया को, इस पूरे एरिया को हम बोलते भी हैं इबेरियन पेनिनसुला। तो ये जो रीजन है इसे हम इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि इनके आसपास कौन सा सी है। जैसे इधर अगर देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी है, इधर अगर देखें तो ये अटलांटिक ओशियन है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। साथ में अगर पास में जो कंट्री है वो कौन सी है, तो ये कंट्री कौन सी है, मोरक्को। कुछ जो बेसिक ज्योग्राफी जो ध्यान रखनी है इबेरियन पेनिनसुला से रिलेटेड वो ये है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में इबेरियन पेनिनसुला प्रेजेंट है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि पोर्चुगल और स्पेन ये तो है ही, साथ में एक अंडोरा भी है, और अगेन ये जो रीजन है जिब्राल्टर जो कि यूनाइटेड किंगडम का है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो पोर्चुगल, स्पेन, अंडोरा और जिब्राल्टर ये इबेरियन पेनिनसुला में आते हैं। तो इस रीजन को हम इबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। इसके अलावा जो आसपास की वाटर बॉडीज़ भी ध्यान रखनी है, जैसे मेडिटेरेनियन सी याद रखना है, बे ऑफ बिस्के याद रखना है, और अटलांटिक ओशियन याद रखना है, और जो कंट्री है जैसे मोरक्को जो कंट्री है उसे भी याद रखना है। तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं बेसिक ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर बात करें जो रिवर है, तो 2 रिवर्स यहाँ पे याद रखनी है इबेरियन पेनिनसुला की, सारी याद नहीं रखनी है। एक तो ये है ग्वादलक्यूबिर, ये एक रिवर है, और दूसरा जो ये एब्रो रिवर है इसको याद रखना है। मेनली ऐसे पूछेंगे कि ये रिवर्स कहाँ पे लोकेटेड है, इन जनरल पूछ सकते हैं। तो जो रिसर्च हुई है, जो रिसर्च इन रिवर्स से ही रिलेटेड हुई है, और रिसर्च पब्लिश भी हुई है फिलोसफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रॉयल सोसाइटी में। अभी हाल ही में दिसंबर में ये रिसर्च पब्लिश हुई है, और इसने ये रिवील किया है कि 1 out of 3 रिवर्स इन द इबेरियन पेनिनसुला में बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है। मतलब 33% जो रिवर्स हैं उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। मेनली क्यों बढ़ता चला जा रहा है? मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से। यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की मतलब ये हो गया कि जो अलग अलग तरीके की कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है, हर्बिसाइड्स का उपयोग होता है, या फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है। तो जब पानी में ये जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जाती हैं तो पानी के थ्रू वो रिवर तक में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इस वजह से ये भी एक सोर्स बन जाता है सॉल्ट का रिवर में। अर्बनाइजेशन मतलब जो टाउन्स नए बन रहे हैं वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी सेट हो रही हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्लियर हो रहा है। तो यहाँ भी ये कहने का मतलब है कि ये किसी न किसी तरीके से सोर्स ऑफ सॉल्ट बन जाता है। अर्बन एरिया से भी सोर्स ऑफ सॉल्ट कई सारे रिलीज़ होंगे, इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होती हैं, हाउस से कई सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं जिनमें सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है, और वाटर के थ्रू वो अगेन रिवर में ट्रांसफ़र होता है। तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या जो अर्बनाइजेशन, इस वजह से जो ये रिवर्स हैं, रिवर्स में सॉल्ट का कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस प्रकार से सॉल्ट का कंटेंट बढ़ेगा तो मेनली जो हाइड्रिक इकोसिस्टम, अब यहाँ पे ये हाइड्रिक इकोसिस्टम का क्या मतलब है? अगर हम सिस्टम वर्ड की बात करें, सिस्टम का मतलब है कि अलग अलग एंटिटीज़ हैं। अब वो जब अलग अलग एंटिटीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। वहीं अगर हम इकोलॉजी में देखें, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम का मतलब फ्लोरा मतलब प्लांट, या फौना मतलब जो एनिमल्स हैं, और जो नॉन लिविंग सिस्टम है ये जब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये बनाते हैं इकोसिस्टम। तो हाइड्रिक का मतलब है वाटर से रिलेटेड। तो वाटर से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है वो इसकी वजह से इम्पैक्ट होगा। एक इमेजिनेशन अगर करें तो कोई भी वाटर बॉडी है, अगर उसमें कई सारे एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, इसके अलावा आसपास के जो एरिया है वहाँ भी कई सारे एनिमल्स होंगे जो कि इस वाटर बॉडी पे डिपेंडेंट
रहेंगे। अगर सॉल्ट कंटेंट बढ़ता है, सैलिनाइजेशन होती है, तो इससे क्या है, एक तो जो एनिमल्स इसके अंदर वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो इम्पैक्ट होंगे और साथ में आसपास के जो एनिमल्स हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मेनली जैसे इस एब्रो की बात करें, जैसे हमने पहले मैप में भी देखा एब्रो रिवर, तो यहाँ पे जो रिसर्च है उसने ये हाईलाइट किया कि जो लेवल ऑफ सॉल्ट है वो 3 से 4 गुना है अगर हम सी से कंपेयर करें। अगर आप मेडिटेरेनियन सी या अटलांटिक ओशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो सॉल्ट का कंटेंट है 3 से 4 गुना ज़्यादा है, जो कि काफ़ी हाई है। सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी ऑब्जर्व की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो रिवर्स है वहाँ भी सॉल्ट का कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है। अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोप में अलग अलग जो रिवर्स हैं वहाँ तो सॉल्ट कंटेंट बढ़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न भी है क्योंकि इसके लिए रेगुलेशन भी ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो ये फ्लूवियल सिस्टम्स होते हैं, फ्लूवियल सिस्टम्स का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि जैसे जो रिवर है, रिवर के अलॉन्ग जो ये सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो बढ़ती चली जा रही है और इसके इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जो कार्सिनोजेनिक मतलब जिससे कैंसर कॉज होते हैं, ऐसे कंटेंट भी काफ़ी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। इवन ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे जो भी वाटर बॉडी है उसके पास से जो पाइप्स पास हो रहे हैं तो वो पाइप में लोहा प्रेजेंट है, सॉल्ट लोहे के साथ रिएक्ट करके वो जो लोहा है वो झड़ता है और अगेन वो वाटर में प्रेजेंट हो जाता है। उस वाटर का अगर कोई उसको ड्रिंक करेगा या उसका उपयोग किया जाता है तो वो वाटर कंटेंट बॉडी में चला जाता है। इसी प्रकार अलग अलग जो मेटल्स है वो भी बॉडी में चले जाते हैं इस प्रकार से, जो कि कई बार उनसे कैंसर भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है या एक कंसर्न है जो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेचुरल सिस्टम जो इकोलॉजी वो तो इम्पैक्ट हो ही रही है। जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। प्यूरिफिकेशन क्यों किया जाता है? मेनली इसलिए किया जाता है कि वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हटाई जाए। अगर वाटर में इम्प्योरिटी बढ़ती चली जाएंगी, सॉल्ट कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, तो अगेन जो कॉस्ट है प्यूरिफिकेशन की वो भी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा जो पॉइंट रखा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा गया है इस रिसर्च में, वो ये है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और जो मेनली इंसेक्ट्स हैं, मतलब अगर ये वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी के अलॉन्ग जो भी इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, और वाटर बॉडी के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं। किस प्रकार होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसेक्ट है, अब ये इंसेक्ट तो नहीं लग रहा है, मतलब इमेजिन करिए ये इंसेक्ट है, इसके अगर हम थोड़ा सा पैर बना दें तो ये जो इंसेक्ट है और आसपास वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर का सर्कुलेशन किस प्रकार से होगा कि ये जो इंसेक्ट है इसके बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट की वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और ये जो वाटर आउटसाइड है उसमें जो सॉल्ट का कंटेंट है वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट के रूप में वाटर इधर से मूव करेगा इसकी बॉडी में। अब क्या होगा, अगर सॉल्ट कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब आउटर एनवायरनमेंट में, मतलब वाटर में अगर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है और इन कंपैरिजन अगर देखा जाए यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट कम है, तो जो वाटर इंसेक्ट की बॉडी में प्रेजेंट होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉज करके आप दोबारा से बैक करके सुनने का प्रयास करें हमने क्या डिस्कस किया। कहने का ये मतलब है कि सॉल्ट के कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। एक बार क्या है कि ये जो इंसेक्ट है और एक आउटर जो वाटर बॉडी है उसकी बात हो रही है, तो अगर यहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट कम होगा, अगर सॉल्ट कंटेंट कम होगा तो मतलब वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वाटर का कंटेंट कम होगा। तो इस केस में जहाँ भी वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब ये जो वाटर है ये इंसेक्ट के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस वजह से जो इंसेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म है, अलग अलग जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पैक्ट होगी, मतलब अलग अलग जो रिएक्शंस होते हैं जिससे कि इंसेक्ट के अंदर जिससे वो सर्वाइव कर पाता है। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी प्रकार जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके अंदर भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। तो उनमें अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं ये भी काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं उसको। अब इस वजह से कई सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो तो अडाप्ट कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो अडाप्ट नहीं कर पाते। तो जो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये भी देखने को मिल रहा है उन रिवर्स के अलॉन्ग जहाँ पे जो सैलिनिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है।
अब एक पॉइंट और भी सामने रखा गया है कि अगर ये एक वाटर बॉडी है, इसके अलोंग फॉरेस्ट एरिया प्रेजेंट है। अब ये जो फॉरेस्ट एरिया, उनकी जो लीव्स हैं वो नीचे गिरेंगी। अब इन लीव्स को डिकम्पोज किसके द्वारा किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में किसको तोड़ा जाएगा, किसके द्वारा तोड़ा जाएगा, वो अगेन इंसेक्ट्स के द्वारा तोड़ा जाएगा। कि अगर कोई भी ऐसी लीफ पड़ी है बड़ी सी, तो उसको डिकम्पोज करने का कार्य कौन करेगा, इंसेक्ट्स करते हैं। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो जो लीफ का डिकम्पोजिशन है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है इन वाटर बॉडीज़ के अलोंग। इसके अलावा गैलरी फॉरेस्ट जो लीव्स हैं, मेनली जो गैलरी फॉरेस्ट एरिया है, मतलब क्या होता है कि जो भी वाटर बॉडी है उसके अलोंग जो भी ये फॉरेस्ट प्रेजेंट है वो उसे हम कहते हैं गैलरी फॉरेस्ट। तो ये ध्यान रखना कि गैलरी फॉरेस्ट क्या होता है। तो ये गैलरी फॉरेस्ट होता है और उनकी जो लीव्स है वो पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं होंगी। अब इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जो सॉल्ट कंटेंट है ट्रीज़ के द्वारा और ज़्यादा एब्जॉर्व किया जाता है। जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो और ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट को एब्जॉर्व करेंगी, और इससे क्या है, जो गैलरी फॉरेस्ट है वो भी इम्पैक्ट होंगे। मतलब अगर सॉल्ट कंटेंट बढ़ रहा है तो जो फॉरेस्ट है, मतलब जो पेड़ हैं, पेड़ के ही फॉरेस्ट बनते हैं, तो ये जो पेड़ है ये भी इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्ट एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो इनके अंदर का मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट होगा। और साथ में जो एक्वेटिक फॉनाज है, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी इम्पैक्ट होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम छोड़ दें कुछ एग्जांपल जैसे फंजा या बैक्टीरिया जिन पर यह असर इतना नहीं देखने को मिल रहा है, इसके अलावा जो भी आसपास का इकोसिस्टम है वो काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है इस इंक्रीज इन सैलिनाइजेशन की वजह से। सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन जीएस पेपर 3 के अंदर पूछा जा सकता है, सेक्शन एनवायरनमेंट उसमें प्रश्न बन सकता है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।